अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं शहजाद चौधरी और आप देख रहे हैं शहजाद चौधरी ऑफिशियल। ये मेरा यूट्यूब चैनल है जिस पे अभी तक आप तकरीबन 9 के करीब वीडियोस देख चुके हैं, जिसके अंदर हमने ईरान की वॉर से शुरू करके और इसको फिर पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जो मामलात हैं और ख़ास तौर पर जो जंग हुई थी पिछले साल, उसके ऊपर फिर हमने उसके असबाब को लगाया और उनसे सबक सीख के देखना की कोशिश की कि पाकिस्तान और भारत की जंगें क्या ऐसे ही होंगी या ऐसे ही हुआ करती हैं या ऐसे ही होने के चांसेस हैं आइंदा में। और उसके अंदर पिछली मरतबा फिर पिछली वीडियो में अगर आपने देखा होगा तो मैंने वो ख़ास तौर पर वो जो 4 दिन पिछले साल के मई के महीने के थे उनके बारे में बात की। आज जो मेरा प्लान है वो ये है कि मैं आज आपकी खिदमत में जो पॉलिटिक्स ऑफ द वॉर होती है, यानी जो जंग के पीछे सियासत कार फरमा होती है, जो सियासी मकासद होते हैं, वो कभी डोमेस्टिक होते हैं, कभी स्ट्रेटिजिक होते हैं, कभी जियोपॉलिटिकल होते हैं, उनको भी साथ साथ देखा जाए और उससे अंदाज़ा लगाया जाए कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान अगर कभी जंग में जाने के क्या चांसेस हैं या नहीं हैं, और अगर हैं तो उसकी वजूहात क्या हैं और क्यों जाएंगे, और फिर अगर जाएंगे तो फिर जंग की कैफियत, जंग की नौयत क्या होगी। लेकिन वहाँ जाने से पहले सबसे पहला काम ये कीजिए कि अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। उसके बाद फिर जब आप वीडियो देख चुके हैं ये वाली और पहले वाली भी जो मेरी वीडियोज़ हैं, ताकि एक कंटिन्यूटी शामिल रहे, तो फिर उसके बाद आप उसको ये फ़ैसला कर सकते हैं कि उसको लाइक करें, शेयर करें और उसको कमेंट ज़रूर कीजिए। उससे मुझे ये अंदाज़ा होता है कि हमें क्या कंटेंट आपके लिए मुझे बना के पेश करना है। तो 4 जो दिनों की जो जंग थी उससे हमने क्या सीखा, या उससे पहले के हमारे जो तजर्बे हैं पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में उनसे हमने क्या सीखा। उसके अंदर आप सियाचिन का मामला देख सकते हैं, उसके अंदर कारगिल की एक जंग हुई थी उसको देख सकते हैं पिछले साल, और वो कुछ थोड़ी सी पुराने ज़माने की जंगें हैं। यानी सियाचिन तो 1984-85 का मामला है। वहाँ पर जो मुठभेड़ हुई मुश्किल हालात के अंदर, एनवायरनमेंट ने डिसाइड किया कि उस टेरेन ने डिसाइड किया कि किस तरह की जंग होगी, और बहुत मुश्किल तरीन जंग है जो सियाचिन में हुई या जो सियाचिन में हो सकती है। अभी भी फ़ौजें एक दूसरे के ख़िलाफ़ बिल्कुल सामने सामने खड़ी हैं वहाँ पर, तो वो अपनी एक उनकी कैफियत है। फिर जो आपने देखा 1999 में जो कि कारगिल का मामला हुआ, तो कारगिल के बारे में किताबें लिखी जा चुकी हैं, मैं उसका ऐनी शाहिद हूँ बहुत सारी चीज़ों का। जिस तरीके से फ़ैसले हुए, जिस तरीके से मामलात हुए, तो उसकी अपनी एक तौजीह भी है, उसकी अपनी एक कॉन्टेक्स्ट भी है। और उसके बाद आपने देखा कि वो उसकी एक ख़ास नौयत थी उस जंग की, जिसके अंदर के पाकिस्तान ने की हद तक पाकिस्तान की रियासती जो थी कोशिश थी वो ये थी कि इस जंग के अंदर शामिल ना हुआ जाए। अब हिंदुस्तान वाले कहते हैं कि आप ही के तो लोग थे जो कि कारगिल की पहाड़ियों पे आके बैठे हुए थे। तो बहरहाल वो एक कारगिल की कहानी है, वो किसी दिन मैं और सेपरेटली आपके लिए लेके आऊँगा, लेकिन ये चीज़ें इस तरह की आती रहती हैं। तो कहने का मतलब है कि हर टेरेन, हर वक्त, हर एक मुख्तलिफ नौयत हुआ करती है जंग की, एक नई तौजीह बनती है जंग की। तो इस सूरत में जब हम देखते हैं तो फिर उसको ये आइडेंटिफाई या इस हद तक आइडेंटिफाई करना है कि क्या जंग ऐसी ही होगी, इसी तरह हुआ करती है, ये मुश्किल हो जाता है। आपको उसके कॉन्टेक्स्ट में, उसके तनाजुर में, उसके अहदाफ में, उसके मकासद में 4 दिनों के अंदर क्या देखा आपने। 4 दिनों की जो जंग पिछले साल हुई थी उसमें क्या देखा आपने। ये देखा कि पहले बढ़ चढ़ के एक तरफ से हमला हुआ हिंदुस्तान की तरफ से पाकिस्तान पे, वो उस हमले की बुनियाद पे एक जवाब पाकिस्तान ने दिया, उस हमले के दौरान जवाब दिया, जिसके सिक्का कहा जा सकता है कि पाकिस्तान का दिफा बहुत मजबूत था उस हमले के अंदर। और फिर जो उस पहले दिन के नताइज जो थे उसके अंदर पाकिस्तान भारी नज़र आया अपनी परफॉर्मेंस के अंदर। बेशक इसके जारे था वो हिंदुस्तान था, पाकिस्तान ने बहुत बेहतर दफा किया और बहुत अच्छे नताइज भी हासिल किए। और फिर उसके बाद 3 दिन का ऐसा वक्त है जिसमें कि दोनों अतराफ ये चाहती हैं कि किसी तरीके से मामला टल जाए, अब इस जंग को आगे बढ़ावा ना दिया जाए। हिंदुस्तान जो अपने मकासद लेके आया था, और क्या मकसद था कि मैं एक न्यू नॉर्मल इस्टेब्लिश करूँगा, कि मैं एक नई तरह पेश करूँगा। यही कुछ उससे 5 साल पहले, 6 साल पहले 2019 में बालाकोट में कोशिश की थी पुलवामा के बाद हिंदुस्तान ने।
इस बार पहलगाम के बाद तो एक नई तरह डालने की कोशिश की। अभी भी हिंदुस्तान यही कहता है कि हम एक न्यू नॉर्मल इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। क्या वो कर पाते हैं या नहीं कर पाते? अब पाकिस्तान का क्या काम है ऐसी हर सिचुएशन के अंदर? पाकिस्तान ने दुश्मन को ये बावर कराना है कि इस रास्ते से बाज आ जाओ। इसे कहते हैं डिटरेंस, डिटर करना, रोकना, उसको मना करना, माने बता देना कि ना इस तरफ मत आना, दिस इज़ नॉट राइट फॉर यू, डोंट डू इट। क्योंकि उसका फिर जाहिर है कि जिस तरीके से आपने पिछले साल 6 और 7 मई में पाकिस्तान एयरफोर्स का रिस्पांस देखा उन जहाज़ों के ख़िलाफ़ जो कि हमला करने आए थे या हमले के लिए एक मददगार की हैसियत से अपना रोल अदा कर रहे थे, तो उसका फिर जवाब हिंदुस्तान ने भी देखा, पाकिस्तान ने भी देखा, दुनिया ने भी देखा। तो कहने का मतलब है कि ये जो चीज़ें हैं कि मकासद क्या होते हैं, तो हिंदुस्तान का जो मकसद था वो ये था। पाकिस्तान ने अपना जवाब दे के डिटरेंस को इस्टेब्लिश कर दिया, कायम कर दिया। अब उसके बाद एक और 3 दिन की कोशिश है जिसके अंदर कि वो जाहिर है कोशिश दुनिया भी कर रही है, पाकिस्तान हिंदुस्तान भी कर रहा है कि भाई मामला इससे आगे बढ़ ना जाए। क्यों ना बढ़े? क्या वजह है क्यों ना बढ़े? इसलिए ना बढ़े कि फिर ये किसी के काबू में नहीं रहेगा। ये होती है सियासत के जो दरमियानी जो अंदर वाले पहलू हैं, वो है कि हमने जंग छेड़ तो दी लेकिन इसको रोकेगा कौन? ये कहाँ तक जाएगी, किस जगह तक जाएगी? आपने तो कन्वेंशनल बॉम्ब्स के साथ, कन्वेंशनल मिसाइल्स के साथ अटैक किया ना। अब उनका जवाब आपको एक तरीके से पाकिस्तान एयरफोर्स ने दिया, लेकिन उसके बाद अब जो अगला मरहला है पाकिस्तान एयरफोर्स क्या करने जा रही है? क्योंकि उन्होंने कहा हम बदला लेंगे। तो 9 और 10 की रात को फिर उसके बावजूद उसके कि हाँ, जब ये यकीन हो गया कि हाँ कल के दिन में मामला तय हो जाएगा और पाकिस्तान एयरफोर्स बाज नहीं आ रही, वो कह रहे हैं कि हम जो हमला ज़रूर देंगे, तो हिंदुस्तान ने बढ़ के 9 की रात को फिर एक हमला किया, जिससे जैसा मैंने लास्ट टाइम बताया कि अगर ये कोशिश भी थी कि मामले को इधर रफा दफा कर दिया जाए या किसी हद तक प्रेशर आ रहा था, इंटरनेशनल प्रेशर पाकिस्तान पे भी बहुत ज़्यादा कि बस कर दें, अभी छोड़ दें, कोई बात नहीं, आपने 7-8 जा, लेकिन पाकिस्तान ने एक सियासी पोजीशन ली थी। उस पोजीशन को उन्होंने फिर रीइंफोर्स करना था, उन्होंने उसको दिखाना था कि हम ये फैसला जब करेंगे या करते हैं तो हम इसको करेंगे भी, वी हैव द एबिलिटी टू डू इट। डिटरेंस के 2 पहलू होते हैं। डिटरेंस होती है एक कैपेसिटी, यानी क्या इस्तेदाद है, कैपेबिलिटी क्या इस तरह के करने के उनके पास टूल्स हैं, और फिर विलिंगनेस कि यह हम कर सकते हैं, हम करेंगे। तो ये जो विलिंगनेस है दिखाने की और अपनी विल पावर दिखाने की कि हम करके दिखाएंगे आपको, वो ये तीनों चीज़ें मिलकर फिर डिटरेंस कायम करती हैं। तो ये तीनों चीज़ें जो डिटरेंस कायम हुई, इस तरीके से डिटरेंस उन्होंने जवाब दिया और उस जवाब के बाद जाहिर है कि फिर वो जंग बंदी हुई। तो सबक क्या सीखना है कि सियासी मकासद जब मिलिट्री टूल्स को इस्तेमाल करते हैं तो उसका पहला जवाब मिलिट्री टूल्स में होता है और किस हद तक जाता है ये इस्टेब्लिश करता है कि उसकी जो सियासत है वो कहाँ तक जाके अपना रोल, अपने अहदाफ को मुकर्रर कर सकती है। हम उस 4 दिनों की जंग के अंदर तकरीबन उस ममनुआ लेवल पे पहुंच चुके थे जहां पर किसके बाद का जो एस्केलेटरी लीडर था या एस्केलेशन थी वो उस लेवल पे चले जानी थी कि किसी के कंट्रोल में बात ना रहती। यानी उस लेवल, उस दरवाजे पे, उस जगह पे हमने नॉक करना शुरू कर दिया था चौथे दिन या 9 और 10 की रात को, जहां पर के ऐसी चीज़ों को टेस्ट करना जो कि पाकिस्तान ने डिक्लेयर की हुई हैं कि ये ऐसा मत कीजिएगा, डोंट डू इट। तो मेरा ख्याल है कि ये एक किसी हद तक डिटरेंस को रीइंफोर्स करता है, डिटरेंस को रीस्टैब्लिश करता है। किसी के दिल में कोई शक है तो उसको ख़त्म करता है। मेरा नहीं ख्याल कि हिंदुस्तान के दिल में किसी किस्म का शक है। उन्होंने समझा था कि शायद यहाँ पर कुछ स्पेस अवेलेबल है किसी किस्म के काइनेटिक एक्शन की, जो उन्होंने करके देख लिया। पाकिस्तान ने उसका काइनेटिक जवाब दे दिया। उससे आगे जब आप जाएंगे तो उसका जवाब फिर वहाँ तक ले जाएगा जहाँ पर के फिर किसी के कंट्रोल में बात नहीं रहेगी। तो पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान हिंदुस्तान की जंगों में क्या होता है, एक तो बहुत इंटेंस होती हैं। ये इस तरीके से नहीं है कि आपके पास अब आप 6 हफ्ते लड़ रहे हैं, मिसाइल फेंक रहे हैं, ड्रोन फेंक रहे हैं, उधर से भी मिसाइल आ रहे हैं, आ भी दे रहे हैं, वो मिसाइल कहीं इंटरसेप्ट हो जाएंगे, कहीं कुछ पहुंचेंगे, तो कहते हैं 15 से 20% के करीब मिसाइल गिरे हैं इसराइल के अंदर। लेकिन इसराइल के जहाज़ रोज़ाना आ जाते थे आपके ऊपर बमबारी करने, ईरान के ऊपर। सिमिलरली अमेरिका के जहाज़ आ जाते थे। अमेरिका आज भी बमबारी कर रहा है ईरान के कुछ हिस्सों के ऊपर। तो ये जो इस किस्म की जंग है जिसके अंदर के एक कंट्रोल्ड या कैलिब्रेटेड किस्म की नुआंस है, ये एक डिलीवरी है, एक उसकी लेवल है, तो वो पाकिस्तान हिंदुस्तान के अंदर नथिंग इज़ कैलिब्रेटेड। लेट्स बी वेरी क्लियर अबाउट दैट। ये वाज़ेह होना चाहिए। और उसकी वजह है, उसकी वजह ये है कि जो आपका इनिशियल एक्शन है, जो पहला एक्शन है, उसी ने ही असर दिखाना है। हिंदुस्तान का पहला एक्शन होता क्या है या होता क्या रहा है कि बस मैं ऐसी ज़र्ब लगाऊं कि पाकिस्तान सहम के बैठ जाए। पाकिस्तान जब उसका जवाब देता है तो इसी तरीके से जवाब देता है कि हम ऐसी ज़र्ब का जवाब दें कि हिंदुस्तान को समझ आ जाए कि इनके साथ पंगा नहीं लेना।
तो इसलिए जब आप उस लेवल पे गुफ्तगू करते हैं, उस लेवल पे बात करते हैं, उस लेवल पे अपने जंग को आगाज़ करते हैं, जंग का जवाब देते हैं, तो फिर उस जंग की इंटेंसिटी पहले ही बहुत हाई होती है। ये ईरान की तरह की जंग की बात नहीं होगी। ये जो मिसाइल और ड्रोन्स हैं, मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, ये एक तरह के गैप फिलर्स हैं। जब आप कहीं और कुछ नहीं कर रहे, जंग नहीं कर रहे, तो चलो यही भेजना शुरू कर दो। 3 दिन यही होता रहा ना पाकिस्तान की पिछले साल की जंग के अंदर, कि जब वो आपस में बातचीत कर रहे थे, उन्होंने कहा अच्छा यार मिसाइल तो भेजो, उनको तो फेंको, ये जो है ड्रोन्स फेंको। तो इनसे ही कुछ जस्ट कीपिंग योर सेल्फ बिजी एंड कीपिंग द अदर साइड बिजी। तो पाकिस्तान इंडिया डोंट फाइट लाइक दिस। दे फाइट विद अ पर्पस, दे फाइट, दे वांट अ पॉलिटिकल एंड। अब वो पॉलिटिकल एंड क्या हो सकते हैं, मैं डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में ही जाना चाहता हिंदुस्तान के, क्योंकि वो फिर और तरह से बात स्टार्ट हो जाएगी। पाकिस्तान ने तो जंग नहीं छेड़ी, लेकिन वो मैं मामलात बाद में आएंगे, विच इज़ द रियल पॉलिटिक्स बिहाइंड आर प्रॉब्लम बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। वो परहैप्स इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल टॉक अबाउट कि ये हम पाकिस्तान और हिंदुस्तान के असली जो सियासी या जियोपॉलिटिकल मामलात हैं, ये हैं क्या, ये क्यों आपस में इकट्ठे नहीं रह सकते, वाई आर दे एट वॉर विद ईच अदर, ये हुआ क्या है। तो बहरहाल ये बात की बातें, तो आ जाते हैं उस चीज़ के ऊपर जहाँ पर के इस किस्म की जंग की जो मैं बात बता रहा था, इम्पॉसिबल, ये रुके, रेपिडिटी है, इंटेंसिटी है, एकदम से तेज़ी से ऊपर आता है, उबाल आता है तेज, और वो उबाल फिर उस लेवल पे ले जाता है कि वहाँ से नीचे आना मुश्किल हो जाता है। इसी को एस्केलेटरी लेडर कहते हैं। और फिर अगला जो हमला उसका जवाब देगा तो उससे बढ़ के देगा, उससे आगे बढ़ेगा तो वो जो अगला जवाब देगा उससे भी बढ़ के देगा। तो उस नुक्ते पे पहुंच जाएंगे जहाँ पर कि फिर ये नहीं पता कि अब कब आप उस लेवल पे पहुंचते हो जहाँ पर के जौहरी हथियार या उनका कोई असर या उसकी सिग्नलिंग या उसकी मूवमेंट या उसकी तैयारी या उस तरह के मामलात या उस तरह की सोच विचार, ये सब सामने आना शुरू हो जाती है। इसको कहते हैं एस्केलेटरी लेडर। तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान में एस्केलेशन को डोमिनेट करने की कोशिश होती है कि हाँ नहीं मैं तुमसे ज़्यादा बड़ा हूँ, मैं ज़्यादा हावी हूँ, ये दोनों एक दूसरे के पे कोशिश करते हैं। उससे फिर जो इंटेंसिटी और रेपिडिटी होती है, जब आप लेडर जो सीढ़ी होती है जिसके ऊपर आप क्लाइम करते हैं, वो इतनी तेज़ी से आप अबूर करते हैं कि फिर नीचे आना मुश्किल हो जाता है और जंग को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। उस वक्त फिर ज़ाहिर है दुनिया घबरा के शामिल हो जाती है। तो लेथैलिटी बहुत बढ़ चुकी है, इंटेंसिटी बहुत बढ़ चुकी है, रेपिडिटी बहुत बढ़ चुकी है। ये पहले ही हिस्सा है पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जंगों में। हाँ, अनलेस अगर टेरेन मुख्तलिफ है कहीं पे, जहाँ मैंने सियाचिन की मिसाल दी आपको, लेकिन ये चीज़ें हो चुकी हैं हमारे बीच में। तो ये जो एस्केलेटरी लेडर है, जस्ट इसको ऐसे रैपिडली ऊपर जाते हैं आप, लेथैलिटी बहुत बढ़ चुकी है। बादशाह, अब मैं सिर्फ एक और बात करना चाहता हूँ मिसाइल वॉरफेयर के बारे में। और ये मिसाइल वॉरफेयर एक नई जोहत है, मैंने लास्ट टाइम भी इसका जिक्र किया था, पिछली से पिछली वीडियो में, शायद ज़रूर देखिएगा, शायद आपने उसको, आपको बेहतर उसमें समझ आएगी इस चीज़ की। लेकिन वजह क्या है, ये मिसाइल सडनली इतना इंपॉर्टेंट कैसे हो गए। पहली बात तो यह है कि जब आपके पास, जिस तरीके से ईरान के पास तो ना आर्मी थी, ना एयरफोर्स थी, ना नेवी थी, ख़ासतौर पे एयरफोर्स जिसने कि इसराइल का और अमेरिका का मुकाबला करना था, वो थी नहीं। इनके पास बेचारों के पास सिवाय जवाब देने के और कुछ नहीं था। तो इसलिए उनके पास मिसाइल ही थे और उन्होंने मिसाइल बड़े अच्छे बनाए हुए थे। अब मिसाइलों के साथ क्या हो रहा है कि मिसाइल्स की जो प्रिसीजन है, जो एक्यूरेसी है, वो बहुत बढ़ चुकी है। और ये कैसे बढ़ी है, ये भी सवाल उठना चाहिए। इस तरह बढ़ी है जो पहले नहीं हुआ करती थी, कि इनके अपने सिस्टम्स जो हुआ करते हैं, जो अंदर जो कि एक्यूरेसी लेके आते हैं, जो इनको अपने हदफ पे लेके जाते हैं, उनमें बेहतरी आई है। उनको अपग्रेड या अपडेट करने के फ्रीक्वेंसी में बेहतरी आई है। और उनको अपडेट करने के लिए, यानी उनकी एक्यूरेसी को अपडेट करने के लिए जो स्पेस बेस्ड एलिमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हो चुके हुए हैं। तो जो स्पेस बेस्ड एलिमेंट्स हैं उनका बहुत ज़्यादा रोल है। आपको पता है कि आजकल हर जगह सैटेलाइट्स घूम रहे हैं। सैटेलाइट्स क्या क्या कर रहे हैं, वो सर्विलेंस तो करते ही हैं, तकरीबन 24 घंटे की सर्विलेंस है हर तरफ दुनिया में। जहाँ जहाँ आप चाहें सैटेलाइट बैठा के उसको सर्वेल कर सकते हैं, उसकी पूरी के पूरा इमेज ले सकते हैं। और ऐसी अच्छी रेजोल्यूशंस हैं आप कि वो रेजोल्यूशंस आपके पास डिलीवर हो सकती हैं। कम्युनिकेशन को किया जा सकता है, कम्युनिकेशन को सपोर्ट, तो इनके अच्छे रोल भी हैं, जिससे दुनिया सुकड़ गई है एक तरह से, ये कम्युनिकेशन के हिसाब से, इंफॉर्मेशन के हिसाब से, तमाम चीज़ों से। लेकिन फिर साथ ही साथ जब उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं आप किसी को, जैसे कि टर्मिनल फेजेस में टारगेटिंग करना चाहते हैं किसी मिसाइल के साथ, तो यूटिलाइज आप उसको अपने, अगर आपका सिक्योर सिस्टम है जिसको आप यूज़ कर रहे हैं, तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ईरान ने इस्तेमाल किए। सिमिलरली अमेरिका के पास अपना नेविगेशन सिस्टम है, ऊपर जो हवा में सैटेलाइट बेस्ड सिस्टम है। रूस के पास अपना है, चीन के पास अपना है। और कौमें कोशिश कर रही हैं कि अपने अपने सैटेलाइट्स हवा में भेज दिए। और इस वक्त स्पेस सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड एरिया है। जैसा मैंने कहा था लास्ट टाइम कि ज़मीन से लेके फ़ज़ा तक, आसमानों तक, ये पूरे का पूरा निज़ाम ऐसा है जिसके अंदर के एनेबलर्स
आ चुके हुए हैं। ऐसे एनेबलर्स हैं जो कि आपको एग्जैक्ट लोकेशंस बताते हैं, एग्जैक्ट जगह बताते हैं, एग्जैक्ट टारगेटिंग करके देते हैं, एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन देते हैं, एग्जैक्ट पिक्चर देते हैं। तो जहाँ पर इस किस्म की आपको एक रियल टाइम इंफॉर्मेशन मिल रही हो, तो वो जो फिर जंग की जो एक्यूरेसी है, जो लिथैलिटी है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाया करती है। अब आ जाते हैं पाकिस्तान इंडिया के अंदर जो मिसाइल्स होते हैं। लास्ट टाइम जब मिसाइल हुए, और मैंने 2 मिसाइलों की एग्जांपल दी थी आपको, स्कैल्प जो कि फायर किए गए रफेल से पाकिस्तान के ऊपर पहले दिन, और फिर 9वीं और 10वीं की रात को कुछ हुए, लेकिन मोस्टली ब्रह्मोस। अब ये ख्याल रखना है, ब्रह्मोस इज़ अ डुअल वॉरहेड मिसाइल। ये ऐसा मिसाइल है जिसके अंदर 2 किस्म के वॉरहेड लगते हैं। आप न्यूक्लियर भी लगा सकते हैं और आप कन्वेंशनल भी लगा सकते हैं। तो ये उस रिस्की कैटेगरी में आता है। आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले हिंदुस्तान से एक जहाज़ अपनी एक्सरसाइज के दौरान पोखरान से, पोखरान में वो एक्सरसाइज हो रही थी, और ये उनका जहाज़ था, शायद MiG-27 था, या कौन सा जहाज़ था, या Su-30 होगा, कोई और होगा। उसने ब्रह्मोस कहते हैं गलती से रिलीज़ कर दिया, जो कि पाकिस्तान में सेंटर ऑफ पाकिस्तान के अंदर आके एक जगह पे खानेवाल के करीब कहीं जाके गिरा। अब नॉर्मल सिचुएशन के अंदर पाकिस्तान अगर एंटिसिपेट कर रहा होता कि हिंदुस्तान इस किस्म का कोई कदम उठा सकता है, तो पाकिस्तान उसको एक न्यूक्लियर अटैक ही समझता, और उसका जवाब फिर क्या होता है कि उसका जवाब भी फिर उसी किस्म का एक इमीडिएट न्यूक्लियर होता है। हमने तो यानी ये बड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए, और है दोनों तरफ के अंदर, कि जब पाकिस्तान तो फर्स्ट यूज़ है, पाकिस्तान ने कहा है कि मैं पहले इस्तेमाल करूँगा न्यूक्लियर। इंडिया ने डिक्लेयर किया हुआ है कि नो फर्स्ट यूज़, नहीं, हम पहली दफ़ा पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे। हाँ, इंडिया कहता है हम पे हुआ तो हम करेंगे, हम कहते हैं हम करेंगे। और हम कब करेंगे? हमने 4 सूरतें क्लियर की हुई हैं, दुनिया को बताई हुई हैं, दुनिया भर को बता दी कि अगर ऐसा हुआ तो हम इन 4 सिचुएशंस के अंदर हम न्यूक्लियर अपना वेपन इस्तेमाल करें। तो ये जो अटैक था, क्या ये पाकिस्तान के किसी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन के करीब भी तो हो सकता था ना? तो वो उसको फिर उसका जवाब दिया जा सकता था, लेकिन पाकिस्तान थोड़ा तहम्मुल का एक मुजाहरा किया, और उसको फिर थोड़ी इन्फॉर्मेशन ली कि क्या है, उनसे पूछा हिंदुस्तान से। DGMOs हर वक्त आपस में राब्ते में होते हैं, कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। शुक्र है कि कम से कम इस हद तक हमारा राब्ता है कि हम, क्योंकि देखिए सबसे पहले हमें ये रियलाइज़ करना है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में जो मिसाइल वार्निंग का टाइम है, ये शायद मिनट्स के अंदर है, 2 से 3 मिनट का टाइम है। मिसाइल इंडिया छोड़ता है, पाकिस्तान पे 3-4 मिनट में पहुंच जाता है, पाकिस्तान छोड़ता है सिमिलरली 3-4। तो हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम बैठ के उसके अंदाजे लगाते फिरें कि ये हिंदुस्तान का मिसाइल जो है असल में ये तो कन्वेंशनल है, असल में तो ये है इसका इस तरह की ना। भाई, वाज़े तौर पे अगर हमारे किसी इंस्टॉलेशन को, ऐसी इंस्टॉलेशन को जिस पे कि न्यूक्लियर, हमने कहा हुआ है कि हम न्यूक्लियर मारेंगे, अगर आप वहाँ पे अटैक करेंगे, तो फिर उसका जवाब न्यूक्लियर ही जाएगा, और लम्हों में जाएगा। इसलिए ये जो चीज़ है, ये पाकिस्तान हिंदुस्तान बहुत इसके बारे में, एक मैं आपको मिसाल दे देता हूँ। सोवियत यूनियन के ज़माने में और अभी भी रूस के साथ भी अमेरिका का कम से कम 15 से 20 मिनट का टाइम पीरियड होता है। यानी एक इतनी ट्रैक लेंथ होती है, इतना रिस्पांस होता है कि 15 से 20 मिनट में आप इवेल्युएट कर लेते हो कि ये जो मिसाइलों का जत्था आ रहा है, या ये जो 2 मिसाइल या 4 मिसाइल दागे गए हैं, ये गलती से किसने लगा दिए हैं, ये आर्म्ड हैं या ना आर्म्ड हैं, इनके ऊपर वॉरहेड है या नहीं है, ये किस तरफ को जा रहे हैं। और फिर उसके बाद अगर कोई आपके डिफेंसिव मेजर्स हैं तो आप फ़ौरन ले सकते हैं, आप डिफेंसिव मेजर्स लेके उनको रोक सकते हैं, आप उनको इंटरसेप्ट कर सकते हैं। और हर ऐसी हुकूमतों ने अब इंटरसेप्शन के निज़ाम और डिफेंसिव मैकेनिज़म्स बनाए हुए हैं। लेकिन क्या ये अगर हिंदुस्तान से इस तरह की कोई चीज़ आती है, तो फिर पाकिस्तान तो उसको टाइम नहीं है हमारे पास सोचने का। और इसलिए मिसाइल वॉरफेयर एक बहुत ही मुश्किल, सेंसिटिव मरहला है हमारे दोनों मुल्कों के बीच में। मुझे यूँ लगता है कि अल्लाह ना करे कभी जंग हो हिंदुस्तान और पाकिस्तान में, क्योंकि मैंने जैसा कहा, जंग छेड़ी तो जा सकती है, उसको रोकना मुश्किल, इम्पॉसिबल हो जाता है। और ख़ास तौर पर इन 2 मुल्कों के बीच में, जहाँ पर कि एक इमीडिएट जो पहला सेंस होता है वो ये होता है कि मैंने दूसरे पे हावी हो जाना। तो ये जो जहाँ पे आप ये हावी होना चाहते हो एकदम से और फ़ौरन, इसका मतलब है आप बहुत सारी सीढ़ियाँ एक वक्त में तय करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा ऊपर चढ़ना चाहते हैं, तो फिर वहाँ से नीचे उतरना मुश्किल हो जाता है। एस्केलेशन लेडर की डोमिनेंस जिसे कहते हैं, तो आप डोमिनेट करना चाहते हैं, तो वहाँ पे जाके तो फिर टाइम नहीं होता हमारे पास सोचने का। देन आर रिस्पॉन्सेज एंड रिएक्शंस आर इंस्टेंट एंड दैट इज़, और वो उसके बारे में बड़ा क्लियर है, क्योंकि अगर इस किस्म का हमला, हमने तो इस हद तक कह दिया था कि अगर हम पे कोई, हमारे न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पे कहीं कोई और भी तीसरा फरीक भी कर देगा, तो हम जवाब हिंदुस्तान को ही मारेंगे।
ये वाज़ेह होना चाहिए हर चीज़ को। और वो ये महल में डिक्लेयर्ड चीज़ें हैं ओवर द सो मैनी डेकेड्स नाउ, जब से ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान ने अनाउंस की अपनी कैपेबिलिटी, ये वाज़ेह है। तो मैं इसको न्यूक्लियर डिस्कशन नहीं बनाना चाहता, पर मैं आपको ज़रूर ये बताना चाहता हूँ कि हम कदम छोटा उठाएं, और लेकिन उस तेज़ी से हम उठाएंगे, फिर इस तरीके से जवाब आएगा, और जवाब दर जवाब आएगा कि वो मामला फिर कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा, और हम फिर उस लेवल पे पहुँच जाते हैं जहाँ पर दरवाजे के ऊपर नॉक होना शुरू हो जाता है कि भाई अगला जो चीज़ आई वो आई के आई, ये वाली जो बात होती है। अब इसमें और भी चीज़ें हैं, तो मैंने कहा एनेबलर्स बहुत बन गए हैं, एक्यूरेसीज बेइंतहा हो गई हैं, ये सब कुछ है, लेकिन ये डिटर्मिन करना कि भाई किसके पास कन्वेंशनल है और किसके पास न्यूक्लियर है, इम्पॉसिबल हो चुका हुआ। इस किस में वॉरहेड कौन सा है, इम्पॉसिबल हो चुका हुआ। स्ट्रक्चरल जो फॉर्मेशंस हैं वो बनाई जा सकती हैं, लेकिन किस वक्त किसके पास क्या है कुछ नहीं कहा जा सकता। तो इसलिए दिस इज़ द रिस्किएस्ट पॉसिबल चीज़ दैट इंडिया एंड पाकिस्तान कैन गेट इनटू। बट अगेन लाइक आई सेड कि जब अपनी फ़ौजों को आप आर्मीज़ को नहीं लड़ाना चाहते, क्योंकि आर्मीज़ जब लड़ेंगी तो फिर जंग का जो पैमाना है बहुत बड़ा हो जाता है, उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। एयर फोर्सेस ने आपने थोड़ा बहुत करके देख लिया, एयर फोर्सेस किसी हद तक एक्टिव होती हैं, जब होती हैं तो फिर उसके बाद उनके रिस्पॉन्सेस भी आते हैं, और फिर वो रिस्पॉन्सेस तकलीफ़ देते हैं, और तकलीफ़ के बाद फिर उस तकलीफ़ को मदावा करने के लिए एक और बड़ा तैयारी की जाती है, बड़ा हमला किया जाता है। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान की डायनामिक्स को बहुत कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेट करती हैं। ये जो लोग खाम में बैठ के रेट्रिक के ऊपर नारे मारते रहते हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। देखिए बात ये है, मैं एक छोटी सी मिसाल इससे पहले कि इसके बाद फिर मैं यहाँ ख़त्म करूँगा, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि मैं द पॉलिटिक्स ऑफ वॉर जो है वहाँ पर जब जाऊँगा, पॉलिटिक्स ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, जब मैं उसके बारे में बात करूँगा तो देन आई टॉक टू यू अबाउट दो 3-4 इश्यूज़ जो कि हमारे दोनों मुल्कों को जिसने पकड़ कर रखा हुआ है, जकड़ कर रखा हुआ है, और हम उनसे निकल नहीं पा रहे। उसकी वजूहात हैं, बहुत वाज़ेह वजूहात हैं, और बिल्कुल ऐसी हैं जिनको कि सिवाय इंडिया और पाकिस्तान के बैठ के रिजॉल्व करने के वो हल नहीं हो सकती। और इसका ख़तरा क्या है? इफ़ नॉट दैट तो देन वॉर। तो वॉर किस किस्म की जो मैंने बयान की है, इस वॉर को रोकना इम्पॉसिबल, नहीं मुमकिन। इसलिए अगर आप मुझसे ये पूछें कि क्या तुम ये कह रहे हो कि वॉर इज़ नॉट कंसिडरेशन इन इंडिया एंड पाकिस्तान, मैं तकरीबन ये कह रहा हूँ, लेकिन आई नो कि वहाँ पे दोनों अतराफ में इस तरह के लोग हैं जो कहते हैं कि नहीं, आप शुरू करें। पाकिस्तान कभी शुरू नहीं करेगा जंग हिंदुस्तान के साथ, क्योंकि पाकिस्तान का मकसद ये नहीं है। हिंदुस्तान कुछ करना चाहता है, वो कहता है कि मैं न्यू नॉर्मल कभी लगाऊंगा, कभी कहता है मैं इसको यूँ करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं तो बड़ा मुल्क हूँ। उसका जवाब फिर पाकिस्तान उस तरीके से देता है, और फिर पाकिस्तान जब जवाब देता है तो वो जवाब बहुत बड़ा हो जाता है, और जब वो बड़ा होता है तो फिर अगर हिंदुस्तान भी कोशिश करता है जब उसको फॉलो अप करने की, पहले लास्ट टाइम तो नहीं हुआ, मेरा ख्याल है वहाँ पे कहीं ना कहीं पे जाके कोई अकल थोड़ी सी सामने आती है, और वो मामला जो होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी का कि हमने ये 1.5 अरब लोगों की ज़िंदगियों को ख़तरे में डालना, ये उसको रोक लिया जाता है। तो अभी तक रैशनैलिटी मैं क्या करता हूँ कि पाकिस्तान इंडिया में देर आर रैशनल इर्रैशनल्स। तो इर्रैशनल एक्ट करते हैं, होते रैशनल हैं, दिमाग में पता होता है कि कहाँ पे हमें रुक जाना है, लेकिन ये छेड़ने की ज़रूरत ही क्यों है? तो उसका एक जो तरीका है उससे बचने का कि ये बैठ के अपने मामलात को रिजॉल्व करें। मैं ये नहीं कह रहा कि ना वो भीख मांगते हैं ना वो भीख मांगते हैं। हिंदुस्तान के दिमाग में अगर ये आए कि पाकिस्तान मुज़ाकरात चाहता है तो मेरे हाल में भूल जाइए, पाकिस्तान में भी बहुत सारे ऐसे लोग बैठे हैं। मैं खुद 8 साल ट्रैक 2 का हिस्सा रहा हूँ ना, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था। फॉर 8 years आई वॉज अ पार्ट ऑफ ट्रैक 2 एंड बड़े एलेबोरेट डिटेल्ड ट्रैक 2s, बट यू रीच अ पॉइंट वे यू से इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो फिर जाहिर है कि हम जंगजू तो ऑलरेडी अपने तौर पे हैं उस तरफ भी होंगे, इधर भी हैं, तो इसलिए हम फिर वही रास्ता इख्तियार करते हैं जो कि हमने जब से अपनाया हुआ है, जब से हम चल रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि यहाँ पे इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगली जो वीडियो है उसके अंदर द पॉलिटिक्स इटसेल्फ, द जियो पॉलिटिक्स, ये किसने हमें इस रास्ते पे डाल दिया है? किसने तो नहीं डाला, खुद ही डले, अपनी सोचों में डले, लेकिन हम डल पड़े, और वो जो प्रॉब्लम्स हैं बड़े बड़े, उनकी बुनियाद क्या बनती है, उसके असरात क्या आ रहे हैं, और उसको अगर हम हल करना चाहें तो कैसे हल कर सकते हैं, और अगर नहीं करना चाहते तो अल्टरनेट फिर ये है। जंगें पाकिस्तान की तकरीबन ये 4 दिन वाली हुआ करेंगी, इससे ज़्यादा अगर कोई चीज़ गई तो फिर उसका एंड मैं नहीं देखता, उसको रोकने का फिर कोई तरीका नहीं देखता। ये 4 दिन वाली जंग ही एक ऐसा नमूना है, आप इसको 6 दिन कर लीजिए, 5 दिन कर लीजिए, 7 दिन कर लीजिए, बस इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि इंटेंसिटी विल बी
far too high. The rapidity of intensity will be even higher. The accuracy and lethality will be even higher. The enablers will be even more. तो ये सब चीज़ें जब मिलेंगी इकट्ठी होके तो फिर जिस किस्म की जंग या ऑपरेशंस तय पाते हैं वो फिर सहारने के काबिल नहीं रहते। तो मेरा ख्याल है कि अकल दोनों तरफ ज़्यादा बेहतर काम करे तो ज़्यादा मुनासिब है। जंगी तौर पर दोनों अतराफ़ में मैं एक जैसा कहा करता हूँ कि ज़ीरो सम नहीं होता। ऐसा ही है कि बस किसी को फिर जो उस रास्ते पे चलते हैं तो फिर कोई बचता नहीं है। तो कोशिश करनी चाहिए कि हम रैशनल रह के गुफ्तगू करें, रैशनल बातें करें और रैशनल तरीके से इन मामलात को हल करें। उसके बहुत सारे और ज़राए अवेलेबल हैं अगर हम उस तरफ देखना चाहें। तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह फ्रॉम हियर ऑन आई विल टेक ऑन दी पॉलिटिक्स बिहाइंड वॉर। दिस वॉज पॉलिटिक्स ऑफ वॉर, द नेक्स्ट इज पॉलिटिक्स बिहाइंड वॉर। Thank you very much. Thanks a lot for listening in.